अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक आपकी देखी थी डेफिनेशंस वगैरह फार्माकोलॉजी की, फार्माकोकाइनेटिक्स की, फार्माकोडायनामिक्स की। और हमने देखा था कि आपकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है, और फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है। आज हम डिफरेंट रूट्स को स्टडी करेंगे कि डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन से हैं, उनके एडवांटेज कौन से हैं, उनके डिसएडवांटेज कौन से हैं। अच्छा, आपकी ना ये जो मैनुअल है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, तो जो जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी आप उन्हें नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है। अच्छा, उसमें ना सबसे पहले आपका ओरल रूट आ जाता है, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप माउथ के थ्रू ले रहे हो और वो आपके जीआईटी ट्रैक को फॉलो कर रही है। ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें वो आपके जीआईटी से होते हुए आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनती है। ओरल को हम पीओ भी लिखते हैं, ये लेटन वर्ड से ड्राइव हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है पर ओरल। ठीक है। तो जो ओरल रूट है, अब हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसका बड़ा एडवांटेज है कि कन्वीनियंट होता है। आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप खुद ले सकते हैं इसे। इजी टू इनटेक होता है, इतना आपको एब्जॉर्प्शन वगैरह में भी इशू नहीं आता। ठीक है। आपको चीप पड़ता है ये रूट एज कम्पेयर टू अदर रूट्स। ठीक है, पेन नहीं है, पेन फ्री है, और कन्वीनियंट है आपको। ठीक है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें हम, तो इसके बहुत सारे मल्टीपल डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम प्राइम देखें तो इमरजेंसी में यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है। इमरजेंसी में अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, इन दोनों केसेस में आप यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ ओरल रूट से लेते हैं तो उससे इफेक्ट प्रोड्यूस करने में एटलीस्ट 20 to 25, और अगर टैबलेट्स की बात करें तो 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। ठीक है। तो इमरजेंसी में तो ये ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप उसे ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं करवा सकते। ठीक है। कभी कभी ये इनसफिशेंट हो जाता है। फिर उसके अलावा अगर देखें, कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन इस तरह से नहीं होती। फिर आपका फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है। ये आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि कुछ ड्रग आपकी लिवर में एंटर करती है वाइल पीरियड टू एंटरिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर करने से पहले अगर कोई चीज़ मेटाबोलाइज हो रही है तो वो इसका मतलब 100% अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो उसकी जो एफिकेसी है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, अब उसके अलावा ये इरिटेशन कॉज कर सकते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। गैस्ट्रिक म्यूकोजा में कैसे? जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, आप ले लें एनसेड्स वगैरह। ठीक है। एनसेड्स जो है आपकी जो जीआईटी ट्रैक हैं उसको इफेक्ट करती हैं, उसकी लेयर को डैमेज करती हैं। ठीक है। इरिटेशन भी कॉज करती हैं, और फर्दर अगर बहुत ज़्यादा आप अमाउंट में ले रहे हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट भी आ जाता है कि आपको क्या उसमें क्या होता है कि आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, अल्सरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो नोजिया वॉमिटिंग कॉज करती है, जैसे आपकी फ्लैजल हो गई। अब अगर वो आप एम्प्टी स्टमक लेंगे तो आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो अगर आप ये जीआईटी ट्रैक से ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाती हैं। क्यों डिग्रेड होती हैं? क्योंकि स्टमक में एसिड प्रेजेंट है, एचसीएल वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसके फिर मल्टीपल हमें ना ऑल्टरनेट्स यूज़ करने पड़ते हैं। या तो हम रूट चेंज कर लेते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि उन टैबलेट्स को या कैप्सूल्स को इंटेरिक कोटेड बना सकते हैं। ठीक है। इंटेरिक कोटेड मेडिसिन की फिर आती हैं। अच्छा, फिर वही बात के इमरजेंसी वगैरह में आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, और कुछ ड्रग्स का टेस्ट बहुत अनप्लेजेंट होता है। ठीक है। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेज थे आपके ओरल रूट के। उसके बाद जो आपका मेंशन है वो फर्स्ट पास इफेक्ट का मेंशन है कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पास इफेक्ट यहाँ से पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है। ये बेसिकली टर्म है जो हम यूज़ करते हैं हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, हेपेटिक बेसिकली लिवर को कहते हैं। ठीक है। क्योंकि लिवर के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, और हेपेटोसाइट से ये नाम हम इसे हेपेटिक देते हैं।
ठीक है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। अब क्या यहाँ पर मेंशन है कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है, ये बेसिकली हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं, जो कि किसका होता है, फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स का, यानी कि आपकी ड्रग्स का होता है। ठीक है, जब वो आपके जीआईटी से, गट से एब्जॉर्ब होते हैं और लिवर में एंटर करते हैं वाया पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, जो इंटेस्टाइन से ब्लड फ्लो जाता है ना लिवर में, वो बेसिकली पोर्टल वेन्स के थ्रू जाता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं पोर्टल पोर्टल सर्कुलेशन का। ठीक है, और जितना ज़्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, उतनी कम आपकी ड्रग पहुंचेगी आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और उतनी कम आपकी बायोअवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पास इफेक्ट जितना कम, उतनी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा, और जितना फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा, उतनी बायोअवेलेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी ड्रग की। अब कॉमन देख लेते हैं कि ओरल डोजेज फॉर्म्स कौन सी हैं, तो इनमें टैबलेट्स आ जाती हैं, कैप्सूल्स आती हैं, लिक्विड्स, आपके सोल्यूशन, सस्पेंशन, सीरप्स, एलिक्सर्स, ये सब आपके आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट रूट है वो आपका है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल, लिंगुअल बेसिकली टंग को बोलते हैं, और सबलिंगुअल जबान के नीचे। ठीक है, अगर जो ड्रग्स आपकी टंग के हम टंग के नीचे रखवाते हैं, क्योंकि वहां पर बेसिकली आपका कैपिलरी नेटवर्क होता है। ठीक है, तो वो उधर से आपकी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है और क्विक रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, तो इसके अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ये मिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका क्या है, इकोनॉमिकल होता है, चीप होता है। ठीक है, अब इसका जो इफेक्ट है क्विकली टर्मिनेट भी कर जाता है, मतलब क्विकली ख़त्म भी हो जाता है। अब और एडवांटेज इसका क्या है, फर्स्ट पास इफेक्ट इसमें नहीं आता। ठीक है, इसकी क्विक एब्जॉर्प्शन होती है। अब देखिए, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज कर गया, या किसी को एंजाइना का अटैक आ रहा है, तो हम यही रूट यूज़ करवाते हैं। ठीक है, यही रूट यूज़ करवाते हैं, सबलिंगुअल वाला। जैसे हम कैपेटिन रखवा देते हैं अंडर द टंग, या फिर हम जैसे एंजाइना के केस में हम क्या करते हैं कि नाइट्रोग्लिसरिन रखवाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्विक एब्जॉर्प्शन होती है और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो ये एक जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है, ये इस सेंस में एडवांटेज है, क्विक ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब डिसएडवांटेज किस सेंस में है कि अगर आपने कोई ऐसी ड्रग ले ली जो जिसकी आपको नीड नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उसने आपकी बॉडी में जाकर साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, या फिर ऐसा था कि आपको उस ड्रग से एलर्जी थी, आपने वो इस रूट से यूज़ की, क्विक एब्जॉर्प्शन होगी तो क्विक आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, और आपको जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं वो आपके ज़्यादा अपीयर होना जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो डिसएडवांटेज है इसके, वो अनपैलेटेबल टेस्ट है, बिटर ड्रग्स बिटर हो सकती हैं, आपको म्यूकोजा को इरिटेट कर सकते हैं, ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। उसके अलावा ये है कि आप लार्ज क्वांटिटी में नहीं ले सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये रूट यूज़ नहीं किया जाता, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है। ठीक है, और इस रूट के थ्रू सिर्फ कुछ ही ड्रग्स एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, हर ड्रग इस रूट के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि हर ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, और हर ड्रग इस रूट से क्रॉस नहीं हो सकती, एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसके बेसिकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। उसके बाद आपका आ जाता है बकल रूट। ठीक है, बकल रूट आपका कि कौन सा होता है, जो आपके टीथ, जो जो गम्स हैं और जो आपकी चीक है, उनके मिड में जब आप कोई मेडिसिन रखते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, उसे हम बकल रूट बोल देते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि फर्स्ट पास इफेक्ट इसमें नहीं होता, रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, ड्रग स्टेबल रहती है, इसमें कुछ ड्रग इसी फॉर्म में स्टेबल रहती हैं। फिर अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब उसके अलावा ये है कि आप अगर वो ड्रग स्वॉलो कर लें जो आपने बकल रूट से लेनी थी, तो वो ऑब्वियसली असर नहीं करती। उसके अलावा स्मॉल डोज लिमिट है, आप हर चीज़ इस रूट के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते। इसमें अगर हम कोमल एग्जांपल देखें, तो आपके निकोटीन के पाउचेस आ जाते हैं। ठीक है, वो आप इस रूट के थ्रू यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में आप रेक्टम के थ्रू अपनी जैसे स्पोजिटरीज हो गई, एनीमाज वगैरह हो गए, वो सब इंसर्ट करते हैं।
ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि आप बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग है, अनकॉन्शियस है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को फीवर है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत कम या फर्स्ट पास इफेक्ट बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, रैपिडली अचीव हो जाता है। हाई कंसंट्रेशन में आपको ड्रग देना चाहें तो वो इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो यही है कि इनकन्वीनियंट है। पेशेंट पेशेंट जो होते हैं डिस्कम्फर्ट होता है उन्हें इस रूट से, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन थोड़ी स्लो होती है। कभी कभी ये इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर देते हैं रेक्टल म्यूकोजा की, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये तो हमने कर लिया अपना एंट्रल रूट, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रूट हमने स्टडी करना है वो है आपका पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हमने कहा था कि इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्शंस को और इनहेलेशंस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। अब जितने भी इंजेक्टेबल्स वगैरह आते हैं वो सब पेरेंटल्स में ही आते हैं, जो ऐसी मेडिसिन जो हम किसी निडल या कैथेटर के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके जब हम पेरेंटल रूट के थ्रू कोई ड्रग देते हैं तो उसमें नर्व डैमेज का भी चांस रहता ही है। इंसर्ट कर रहे होते हैं, प्रिक करते हैं, ठीक है, और निडल वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये आपके बेसिकली इस तरह से आपके डायरेक्टली हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कोई चीज़ इंजेक्ट करते हैं। अब ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, पैरा और एंट्रॉन से। पैरा का मतलब होता है आउटसाइड और एंट्रॉन कहते हैं इंटेस्टाइन को। तो ये वो रूट है जो बाईपास करता है आपके एलिमिनेटरी कैनाल को, आपके जीआईटी को। इसमें आपके इंजेक्टेबल्स आ जाते हैं, इनहेलेशन प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इंजेक्टेबल्स में अब कौन से हैं? आपके इंट्रावेनस है जिन्हें हम आईवीज बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर हैं, सबक्यूटेनियस हैं, इंट्रा आर्टीरियल हैं, इंट्रा आर्टिक्यूलर हैं, इंट्राथीकल हैं, इंट्राडर्मल हैं। इन सबको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका आ जाता है इंट्रावेनस रूट, जिसे हम आईवी रूट भी बोलते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट अपनी वेन के अंदर अपने ड्रग को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था कि इसमें आपकी क्या होती है, 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। ड्रग 100% आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है और 100% अवेलेबल होती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये एक सबसे प्राइम जो है इसका एडवांटेज है। उसके अलावा अगर एडवांटेज देखें तो अनकॉन्शियस अगर कोई पेशेंट है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। किसी को नोजिया वॉमिटिंग है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ना इधर ना ये थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना मिक्स करके लिखे हुए, ठीक है। तो उन्हें आपने ना मैं आपको बताती जाती हूँ, आप फिर देख लें इनको भी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है डिसएडवांटेज के अंदर के डिजायर्ड ब्लड कंसंट्रेशन अचीव, ये एडवांटेज है, ठीक है। अब देखें, आप ना जितनी कंसंट्रेशन चाह रहे थे ना कि आपके ब्लड प्लाज्मा में हो, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर जितनी अमाउंट ड्रग की आपको चाहिए थी, ठीक है, आप ब्लड से आपको 80 ग्राम ड्रग चाहिए तो 80 की 80 ग्राम आपके ब्लड में एंटर हो गई, ठीक है। तो आपने वो जो कंसंट्रेशन थी वो अचीव कर ली, जो भी आपकी रिक्वायर्ड ब्लड कंसंट्रेशन थी। तो इसका मतलब ये एक एडवांटेज है। इरिटेशन और सेलुलाइटिस, मतलब इरिटेशन, किसी जगह पे इचिंग वगैरह होनी शुरू हो जाना, सेलुलाइटिस कहते हैं सेल डैमेज को, सेल इन्फ्लेमेशन को। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अक्सर निडल और कैथेटर की वजह से आपका हैंड स्वेल कर जाता है, वहाँ पर इचिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, ये डिसएडवांटेज है, इरिटेशन एंड सेलुलाइटिस। लार्ज क्वांटिटी, ये एक एडवांटेज है, ठीक है, कि लार्ज क्वांटिटीज में आप ड्रग एडमिनिस्टर करवा सकते हैं इस रूट के थ्रू। जैसे कि आपको पता है कि जब सर्जरीज वगैरह होती हैं तो आपकी रिंगर्स वगैरह कई ml आपके हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटीज में आप ड्रग्स जो है इस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब ये बेसिकली आपकी क्लॉटिंग हो जाना, जहाँ पर आपने प्रिक किया है या इंजेक्ट किया है, ठीक है। तो ये कॉमन सी ये भी चीज़ है, ये भी अक्सर ऑब्जर्व हो जाती है इस रूट के थ्रू। फिर ये एक डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये एक एडवांटेज है कि अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग डायरिया हो रहा है तो आप उसके केस में आप इंट्रावेनस रूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिपीटेड इंजेक्शंस
रिपीटेड इंजेक्शन नॉट इमरजेंसी सिचुएशन ऑलवेज फिजिबल। अच्छा, अगर तो आप आईवी इन्फ्यूजन वगैरह लगाएं तो चले, वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन हाँ ये होता है कि पेशेंट के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्टेड सा होता है कि आपको रिपीट में इंजेक्शंस इंजेक्ट करने पड़ते हैं। अगर कैनोला वगैरह रिमूव हो गया हर बार, तो वो एक ना पेशेंट के लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है। इमरजेंसी सिचुएशन में वैसे तो ये हमेशा फिजिबल रूट है, ठीक है, लेकिन सम टाइम्स इसकी वजह से इश्यूज भी आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जितना जल्दी अगर कोई ये जा रहा है बॉडी में, ठीक है, केमिकल, तो अगर आपकी डोज गलत हो गई या आपकी ड्रग ही गलत आपने एडमिनिस्टर कर दी, तो उसका रिएक्शन जो होगा, जो साइड इफेक्ट होगा, वो भी क्विकली आएगा, क्विकली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। अगर उस पेशेंट को लेट से उस मेडिसिन से एलर्जी है, तो उस वो भी एक हाइपर सेंसिटिविटी का केस बन सकता है, ठीक है, पेशेंट एनाफाइलेक्टिक शॉक की तरफ जा सकता है। तो ये सारी सिचुएशन थोड़ा सा ये इस रूट को कहते हैं कि ये आपका अनसेफ रूट भी है। एक एडवांटेज इसका ये भी है कि फर्स्ट पास इफेक्ट इसमें कम्प्लीटली अवॉइडेड होता है, तो ये एक एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद है गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन, यानी कि वही गैस्ट्रिक रूट को कम्प्लीटली हम क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। उसके बाद आपका है टेक्निकल असिस्टेंस अवॉइडेड रिक्वायर्ड, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस यानी कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सोनल रिक्वायर्ड होता है, एक नर्स या आपको डॉक्टर चाहिए होता है जो आपको ये ड्रग एडमिनिस्टर करेगा, आप खुद से इंजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। डेंजर ऑफ इन्फेक्शन, ये भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। आपने हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम आईवी रूट के थ्रू यूज़ करते हैं, वो 100% स्टीराइल होते हैं, ठीक है, और 100% स्टीराइल होने भी चाहिए। अब जैसे आपको पता है कि जो कैनोलाज वगैरह होते हैं या आपकी सिरिंजेस होती हैं, वो भी पैकिंग में आती हैं, सील्ड होती हैं, ठीक है, वो स्टीराइल होती हैं, सो दैट आपकी, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो उसमें कोई आपका पैथोजन नहीं होता, ठीक है। अगर कोई पैथोजन आपके ब्लड में एंटर कर जाए, तो ब्लड में वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो उस पैथोजन को ग्रो करने में, मल्टीप्लाई करने में, रैपिडली मल्टीप्लाई करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। वो उसके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस चीज़ पे बड़ा फोकस करते हैं कि आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर ना करे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको सेप्सिस हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, जिसे हम ब्लड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपके फिर जो जो भी पैथोजन है वो रैपिडली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो डेंजर ऑफ इन्फेक्शन इसमें हमेशा रहता है। एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर थेरेपीज, लेस कन्वीनियंट है और पेनफुल है। ये भी इसके क्या है, ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रूट है वो है आपका इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। ये भी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपके आईवी रूट से मिलते जुलते हैं। कुछ इसमें चेंजेस आती हैं। इंट्रामस्कुलर में हम क्या करते हैं, आपके मसल में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। जो प्रेफरेबल जो आपके मसल्स हैं वो आपका डेल्टॉइड मसल्स है, जो आपकी अपर आर्म में होता है। उसके अलावा ग्लूटियल मसल है, ठीक है। ग्लूटियल मसल और ये जो आपका डेल्टॉइड मसल है, इसमें हम यूजुअली इंजेक्ट करते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो अगर आपको रैपिडली एक्शन चाहिए और कुछ टाइम के लिए चाहिए, ठीक है, तो आप ये वाला रूट यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन होती है और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है, ये इसका एडवांटेज है। अब वो माइल्ड इरिटेशन या सेलुलाइटिस ये इस केस में भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट इसमें भी अवॉइडेड होता है, आप मैक्सिमम 10 ml तक ड्रग दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। गैस्ट्रिक फैक्टर आपके अवॉइड हो जाते हैं। लोकल पेन और एब्सेस, ये तो आपको पता है एक डिसएडवांटेज है कि आपको पेन वगैरह हो सकती है। दूसरे रूट जो आपकी ओरल रूट है उसके कंपैरिजन में ये एक्सपेंसिव आपको पड़ता है और इन्फेक्शन का चांस इसमें भी आपको रहता है, ठीक है। ये आपके आ जाते हैं डिसएडवांटेज। उसके बाद आपके हैं सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। सबक्यूटेनियस रूट कौन सा होता है, जिसमें आप जो आपकी स्किन की थर्ड लेयर है उसके अंदर आप अपनी ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि सबक्यूटेनियस लेयर जिसे हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, जो डर्मिस के बाद में आती है।
अब इसमें स्लो एब्जॉर्प्शन होती है और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है। यूजुअली सबक्यूटेनियस रूट में हम इंसुलिन वगैरह इंजेक्ट करते हैं, उसके अलावा जो आपके इम्प्लांट्स होते हैं जिनमें आपके कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स आते हैं, ठीक है, तो वो आपके ना हम बेसिकली इसी स्किन के लेयर में आपके पहले कट लगाया जाता है, फिर उसके अंदर इम्प्लांट को रखा जाता है, ठीक है, फिर उसे स्टिच कर दिया जाता है। तो ये हार्मोनल ड्रग्स फिर स्लोली स्लोली रिलीज होती रहती हैं अप टू ईयर्स, ठीक है। और जब फिर आपको रिमूव करनी होती है, फिर भी आप इस स्टिच को ओपन करते हैं या इंसिजन लगाते हैं, ठीक है, और फिर इसको आप रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर में ही इम्प्लांट भी रखा जाता है, ठीक है, यूजुअली कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। उसके बाद आपके आ जाते हैं इंट्रा आर्टीरियल। इंट्रा आर्टीरियल डायरेक्टली आर्टरीज में अगर आपका आपकी ड्रग को इंजेक्ट किया जाए, ये रेयरली यूज होता है। ये यूजुअली आपकी जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं जिनका लोकलाइज इफेक्ट चाहिए होता है उस केस में हम यूज करते हैं, या फिर आपकी जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, ठीक है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज किसे बोलते हैं? बेसिकली ब्लड वेसल्स की डिजीज होती है जो पेरिफेरीज में, मतलब आपकी लिम्स में, अपर लोअर लिम्स में, उनके डायग्नोसिस के लिए जो जब हम ड्रग यूज करते हैं तो उससे इस रूट के थ्रू हम देते हैं, ठीक है। ये जो एक तो इंट्रा आर्टीरियल है, ये जो इसके नीचे है ये इंट्रा आर्टिक्यूलर है, ठीक है, इसको इसको आप करेक्ट कर लें, ये इंट्रा आर्टिक्यूलर है, TICULAR, ठीक है। अब इंट्रा आर्टिक्यूलर कौन से इंजेक्शन होते हैं, कौन सा रूट होता है? इसमें हम आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना उनमें हम आपके ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें आपके एंटीबायोटिक्स वगैरह भी आ जाते हैं, स्टीरॉयडल ड्रग्स यूजुअली जो अर्थराइटिस वगैरह में हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली हम आपके जॉइंट्स वगैरह में इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें आपकी हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, ये सारी आपके ड्रग्स जो हैं हम इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका इंट्राडर्मल रूट आता है। इंट्राडर्मल जो है वो आपकी जो स्किन की डर्मिस की लेयर है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। ये थोड़ा पेनफुल भी हो सकता है। ये यूजुअली जो है ना ये आपकी स्किन टेस्टिंग के लिए या आपको एलर्जी टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला रूट। अब जैसे पेनिसिलिन की एलर्जी, पेनिसिलिन की एलर्जी टेस्ट करना है तो उस केस में भी हम ये वाला रूट यूज़ करते हैं। उसके बाद इनोकुलेशन आता है। इनोकुलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन जो आप यूजुअली हम ये इंट्रामस्कुलर ही यूज़ करते हैं, वैक्सीन जो होती हैं IM देते हैं। और इनमें बेसिकली या तो लाइव होता है या एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन होता है जिसे हम आपकी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, सो दैट आपकी बॉडी आपकी बॉडी में क्या हो, आपकी बॉडी को के इम्यून सिस्टम को हम एक्टिवेट कर सकें, ठीक है। जैसे आपकी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है, आपकी MMR है, रुबेला है, ये सारी आपकी वैक्सीन आ जाती हैं। टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हमने पेरेंट्रल कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिकल हम कौन से रूट्स यूज करते हैं? तो बेसिकली टॉपिकल होता है स्किन के थ्रू, ठीक है। अब स्किन की या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जब हम कोई भी ड्रग इंसर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें आपकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स हैं वो आपकी आप कह लें कि आपकी आईज, वेजाइना, नोज, यूरेथ्रा, इन सब के थ्रू जब भी हम आपकी स्किन के थ्रू जब भी कोई चीज़ हम इंसर्ट करेंगे बॉडी में तो उसको हम टॉपिकल रूट में कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर जैसे आपको कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे स्किन पे आपकी क्रीम्स वगैरह, आइज के लिए ऑइंटमेंट, सोल्यूशन, सस्पेंशन, जेल्स, ये सब यूज़ करते हैं। फिर आपकी नोज में कुछ स्प्रेज, पाउडर्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इनके हम थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अब जो टॉपिकल रूट है उसका सबसे पहला एडवांटेज जो होता है मेन वो ये होता है कि इसमें साइड इफेक्ट्स कम होते हैं क्योंकि लोकल एक्शन है, ठीक है। आपने आपकी जैसे आपने जस्ट अपने अगर हैंड पे अप्लाई किया है तो उसने हैंड पे ही इफेक्ट करना है, ठीक है, उसने और कहीं पे इफेक्ट नहीं करना। तो साइड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि साइड इफेक्ट तो प्रोड्यूस ही इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी होल बॉडी में ड्रग पहुंच जाती है, ठीक है। जहां उसने नहीं भी उसने असर करना होता तो वो जब हर जगह जाएगी
तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी साथ में प्रोड्यूस करेगी। तो इस टॉपिकल का ये एडवांटेज होता है कि इसमें लोकल थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो ये डीपर डीपर लेयर में यूजुअली एब्जॉर्ब नहीं होता, लो रिस्क होता है, ठीक है। फिर इसी में ना एक टॉपिकल्स में ही एक दूसरा रूट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसडर्मल रूट, ठीक है। अब ट्रांसडर्मल रूट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो ऐसे कि इसमें हम स्किन को यूज करके आपकी जो ड्रग है उसे एब्जॉर्ब करवाते हैं डीपर लेयर्स में, ठीक है। इसमें इस टॉपिकल में तो हमने बोला था ना कि सिर्फ स्किन पे लोकल एक्शन होगा, लेकिन जो ट्रांसडर्मल है वो बेसिकली एब्जॉर्ब होती है स्किन के थ्रू, आपकी ब्लड में एंटर करती है और फिर उसके बाद आपका सिस्टेमिक एक्शन भी देती है, ठीक है। लोकल तो देती ही है, सिस्टेमिक भी साथ देती है। इसमें आपके कुछ स्प्रेज वगैरह आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब इसमें आपका स्टेबल ब्लड लेवल अचीव हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो यही है कि आप ना पोटेंट ड्रग्स तो इसकी में दे सकते हैं, लेकिन लार्ज जो नॉन पोटेंट ड्रग्स हैं वो आप नहीं दे सकते। क्यों? देखो, पोटेंट ड्रग जो होगी उसका ये मतलब है कि वो थोड़ी अमाउंट में है और उसका ना पैच बनाना पॉसिबल है। अब इसका पैच कैसे होता है? जैसे आपने देखा होगा कि सनी प्लास्ट होता है, ठीक है। सनी प्लास्ट के मिड में आपका एक ना छोटा सा फॉर्म सा लगा होता है और साइडों पे स्टिकिंग लगी होती है, ठीक है। तो इस ये पैच भी ऐसा ही होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है उससे, ठीक है। दरमियान में जो होता है मिड में, इसमें वो जो पैच है उसकी जगह यहाँ पे ड्रग होती है, ठीक है, और साइडों पे स्टिकिंग ही होती है। आप उसे अपनी स्किन पे अप्लाई कर देते हैं। स्किन में अप्लाई करते हैं तो वो रेडियली ड्रग निकलती है और आपकी स्किन के थ्रू आपकी ब्लड वेसल्स में एंटर करती है और एब्जॉर्ब होती है, होती रहती है, ठीक है। तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा अगर कोई ड्रग इफेक्ट ही अपना 1000 mg में जाके देती है, ठीक है, तो आपके लिए फिर वो पैच बनाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग का पैच कैसे बनाएंगे और वो स्किन के थ्रू फिर कैसे एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। अच्छा, ये हम सिलेक्शन ऑफ रूट थोड़ा सा बाद में करते हैं। अब ये सबलिंगुअल और बकल रिपीट हो रहा है, रेक्टल भी रिपीट हो रहा है। इसके अलावा ना हम ये इनहेलेशन वाला देख लेते हैं। अदर रूट्स जो हैं उसमें आपका इनहेलेशन रूट, इंट्रानेजल, टॉपिकल और रेक्टल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इनहेलेशन और इंट्रानेजल में क्या है? इनहेलेशन में आपकी हम इनहेलर्स वगैरह यूज करते हैं जिसमें आप डायरेक्टली कोई चीज इनहेल करते हैं, ठीक है। मतलब आप मतलब आपने क्या करना होता है, आप जैसे पाउडर्स हैं या फिर आप जो आपकी डिफरेंट डिवाइसेस आते हैं उन्हें यूज़ करके, जैसे कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं, ऐसे पंप्स होते हैं जिनमें आप कैप्सूल्स ऐड करते हैं और फिर आप जब उसे प्रेस करते हैं तो आपकी जो ड्रग है वो जो कैप्सूल है आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद आप उसे पूरी तरह से इनहेल करते हैं, ठीक है, लिप्स के थ्रू, और वो फिर आपके लंग्स में एंटर कर जाता है, ठीक है। फिर इंट्रानेजल रूट में भी आता है, डिफरेंट हम स्प्रेज यूज करते हैं, आपकी ड्रॉप्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके मेथड यूज होते हैं आपके लोकल एक्शन के लिए, ठीक है। इसमें भी क्या है, अगर आपको कोई लोकल एक्शन चाहिए, जैसे आपका एजमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जो ब्रोंकाइज वगैरह है उनमें बड़ी कंस्ट्रिक्शन रहती है, ठीक है। तो उस कंस्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए, क्विक रिलीफ के लिए आप ये वाले जो इनहेलर्स वगैरह हैं और पंप्स हैं वो यूज़ करते हैं। इनका क्विक रिस्पॉन्स आता है और ये आपको लोकल एक्शन प्रोवाइड करते हैं। लोकल कुछ लोकल डोजेज फॉर्म्स पे आपको लिखा हुआ है, जैसे आपकी क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशन, जेल्स जेल्स वगैरह ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो आपका एक टॉपिक रह गया है, कौन सा? सिलेक्शन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके मल्टीपल रीजंस होते हैं, कुछ हमने रूट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, सबसे पहले तो हम आपकी जेंडर की बेसिस पे, एज की बेसिस पे आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं। जैसे बच्चों के लिए हम यूजुअली सिरप्स यूज करते हैं क्योंकि उसमें जो डोज एडजस्टमेंट है वो इजी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा
जो आपके एडल्ट्स होते हैं उनमें हम यूजुअली टैबलेट्स कैप्सूल्स यूज़ करते हैं, यूनिट डोजेज फॉर्म होती है, वो खुद ले इनटेक कर सकते हैं, वो एक उनके लिए एडवांटेज रहता है। अब जो हमारे पास जियाट्रिक्स होते हैं उनमें फिर डिपेंड करता है पर्सनल चॉइस पे, ठीक है, कि हम उन्हें कौन सा रूट उनके लिए फिजिबल होगा। फिर अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, अब कॉन्शियस होगा तो हम ओरल को प्रेफर करेंगे, अनकॉन्शियस है तो फिर हमें आईवी वगैरह आईएम इन सब रूट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते वक्त, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी ड्रग है उसका फिजिकल नेचर कैसा है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको इस पे डिपेंड करता है। फिर आपकी ड्रग किस रूट से जल्दी एब्जॉर्ब होती है या हमें कितने टाइम में अपना इफेक्ट चाहिए, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है। फिर आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म चाहिए या नहीं चाहिए, वो बाईपास होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको हाई कंसंट्रेशन अचीव करनी है, कितने टाइम में अचीव करनी है, किस साइट पे अचीव करनी है। फिर उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ डोजेज, ठीक है, और कंडीशन ऑफ पेशेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेन वो चीज़ें हैं जो हम अपने माइंड में क्राइटेरिया रखते हैं वाइल पीरियड टू सेलेक्टिंग आपका कोई भी रूट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा भी जो आपको हमने बातें बताई वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में ही, यूजुअली आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब ये यहाँ पर एक पिक्चर है जो आपको शो कर रही है कि आप डिफरेंट जो रूट्स हैं उसमें इंजेक्शन कैसे इंजेक्ट करते हैं। तो इंट्रामस्कुलर यूजुअली हम 90 या 70 डिग्री पे देते हैं, डिपेंड करता है कि उस पर्सन का मसल मास कितना है। सबकुटेनियस हम 45 के एंगल पे देते हैं। इंट्रावीनस जो आता है वो आप 25 डिग्री के एंगल पे देते हैं, और जो डर्मल आता है वो 10 to 15 के एंगल पर दिया जाता है। लेकिन ये फिर वही बात आ जाती है कि आपकी प्रैक्टिस पे होलली एंड सोलली डिपेंड करता है, और पेशेंट पेशेंट के कंडीशन पे और उसके फीचर्स पे, ठीक है। ये सारे आपका क्या था, ये सारा आपका था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।